हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल वाइज विकास। तो आज हम लोग अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और हमारे एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एप्लीकेशन दिया गया है उसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, हालांकि हम लोग ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है ये कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे। आपको यदि याद हो तो हमने एक वीडियो इस पर अपलोड किया था, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, है ना। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ से आपने ये सीखा था कि बेसिकली जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है ना, वो होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो उस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि डी वाई बाई डी एक्स आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको अगर हिंदी में बोले तो इसको लिखेंगे, इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, मतलब वाई कैसे बदल रहा है। ठीक है, वाई कैसे बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के बदलने से। ठीक है, कि y हमारा जो y का जो वैल्यू है वो कैसे बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, यही हमारा एक्चुअल में होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देखो ये जो हमारा चेंज जो होता है ना, आपको उस वीडियो में भी बताए थे यार, आज फिर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपका जो चेंज होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस चेंज, है ना, इंस्टेंटेनियस चेंज, और एक होता है अपना एवरेज चेंज, एवरेज चेंज। ठीक है, तो ये जो आपका इंस्टेंटेनियस चेंज होता है ना, जैसे देखो पहले एवरेज चेंज देखो, एवरेज मतलब क्या, मतलब एवरेज इंटरवल में, जैसे एक्स की वैल्यू मान लो 5 था, तो 5 से कहीं 10 जाके, मतलब 5 से जब 10 हुआ तब, 5 से 20 हुआ तब, 5 से 30 हुआ तब जो वाई में जो चेंज हुआ वो आपको बताओ। तो वो एवरेज चेंज हुआ, मतलब कुछ इंटरवल वाला अगर हम लोग चेंज फाइंड आउट करते हैं तो वो आपका एवरेज चेंज होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो। और इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होता है, जैसे देखो मान लो चलो एक बार यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं, जैसे आप 5 पे थे और x इक्वल टू आप 10 पे गए, तो उस वक्त आप y इक्वल टू 20 पे थे और यहाँ पे y इक्वल टू आप 10 पे थे, सपोज एन एग्जाम्पल। तो आपका जो एवरेज चेंज होता है वो एवरेज चेंज इन x जो होता है वो 10 माइनस 5, और एवरेज चेंज इन y जो होता है वो आपका होता है 20 माइनस 10। ठीक है, 20 माइनस 10। और जो आपका इंस्टेंटेनियस चेंज होता है वो ऐसा समझो कि ठीक उसी समय का जो चेंज होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज मतलब होता है ठीक उसी समय का चेंज। जैसे देखो, जैसे आप मान लो यहाँ पे x इक्वल टू आप 10 पे थे, ठीक है, और आप राइट साइड में आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, तो अब मान लो जैसा ही आप 10 से 10.0001, मतलब देख रहे हो आप लगभग आप 10 पे हो, ठीक है, इतना ही आगे पहुंचे तो आपका अब जो y में जो चेंज आया होगा डेल y, है ना, y में जो चेंज आया होगा उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है, और वो हमारा इंस्टेंटेनियस चेंज देता है आपका डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली आपका इंस्टेंटेनियस चेंज होता है। ठीक है, और देखो जैसे कि y और x, तो y क्या है, y में चेंज, अच्छा एक बात बताओ, y तो हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x हमारा कुछ भी हो सकता है। हम तो ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब ऐसा होता है ना कि जो सबके लिए लागू हो। ठीक है, मान लो y तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी भी हो सकता है, y मान लो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, है ना, y हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, x हमारा मान लो टाइम हो जाए, ठीक है, x टाइम को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए तो e क्या हो जाएगा, डी डिस्प्लेसमेंट, है ना, और ई जो ई हो गया, एक्स हमारा क्या हो गया, टाइम। तो अब ये बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वही चीज है, ई वाई और एक्स हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है, तो बस देखो, तो अब ये क्या हो गया, अब बेसिकली क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, है ना, रेट ऑफ ई वाई अपना क्या है, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, वाई अपना क्या है, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है,
तो बेसिकली अब ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। एक्स भी हमारा कोई क्वांटिटी हो सकता है ना। तो देखो ये अपना क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ये तो हम लोग उसी वीडियो में पढ़े हुए हैं, बोलो। तो इसीलिए हम बोले थे कि ये टॉपिक का नाम बस अलग है, पढ़े हुए हम लोग पहले से ही है, ठीक है। तो चलो इसको और क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन इस पर जो बेस्ड है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे ही क्वेश्चन आता है और इसमें ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो पहला आपका एग्जाम्पल दिया गया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। चलो हम क्वेश्चन, ये तो किताबी भाषा हो गया। अभी एक्चुअल में कह क्या रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो ये एक सर्किल है, आपको सर्किल दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये एक सर्किल है, ये बड़ा हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, यानी इसका रेडियस कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। आर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो आर जब बढ़ेगा, आर इतना को रहेगा, फिर इतना को हो जाएगा, फिर इतना को हो जाएगा, ठीक है, फिर इतना को हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख रहे हो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है हमारा एरिया बढ़ता जा रहा है, हमारा एरिया बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे सोचो कि आर से समझो जब ये जो सर्कल जब आर से सोचो थोड़ा जब बड़ा आएगा, मतलब आर से जब जैसा ही थोड़ा बड़ा मतलब इसके चारों तरफ आएगा तो जो एरिया में जो वृद्धि होगी, और आर जब यहां रहेगा और थोड़ा बड़ा आएगा, थोड़ा बड़ा आएगा, तब जो एरिया में इंक्रीमेंट होगा वो अलग अलग होगा कि नहीं। देखो मतलब हर एक रेडियस के लिए, मान लो रेडियस जब यहाँ पे है, ये R1 मान लेते हैं, इसको आपको R2 मान लेते हैं, यहाँ पे R3 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब R1 से R1.001 जाएगा, R1 से R1.001 R1 जाएगा, तब जो इंक्रीमेंट होगा एरिया तब। या फिर जब R2 से कहाँ जाएगा, R2 0.0001 मान लो सेंटीमीटर बढ़ गया, यहाँ पे भी सेंटीमीटर बढ़ गया। तो सोचो यहाँ पे जो एरिया में बदलाव होगा वो तो कम होगा ना, यहाँ पर जो एरिया में बदलाव होगा, यहाँ पे तो ज़्यादा एरिया है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका एक सर्किल है जो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालिए, यानी जैसे आपका रेडियस इक्वल्स टू यहाँ पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो आप अब निकालिए क्या, इस एरिया में इसके चेंज जब आर का वैल्यू कितना हो, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आपको इस, अच्छा ठीक है, अब देखो इसको हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। अब देखो हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। तो हम लोग को पता है हम लोग क्या निकालते थे, रेट ऑफ चेंज। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा क्या होता था, dy बाई डी एक्स। अब हमको कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालने के लिए, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया को अगर हम ए दिखा दे तो सर्किल का एरिया क्या होता है अपना, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, अब बताओ किसके रिस्पेक्ट में एरिया को चेंज हमको दिखाना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, है ना। कि रेडियस जब 5 सेंटीमीटर है तब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, यानी हमारा y के जगह पे क्या हो गया एरिया, और x के जगह पे क्या हो गया रेडियस। आ रहा है नहीं समझ में, कि यहाँ पे y का चेंज देखते थे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मतलब x जैसे जैसे बढ़ रहा है तैसे तैसे y कैसे चेंज हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे जैसे हमारा ये रेडियस बदल रहा है, मतलब जैसे जैसे हमारा रेडियस बदल रहा है वैसे वैसे हमारा एरिया कैसे बदल रहा है। तो वही ना, y हमारा एरिया हो गया, x हमारा रेडियस हो गया। आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो हमको बेसिकली अब क्या निकालना है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी हमको निकालना है dA बाई डी आर। ऐसा समझो, dA बाई डी आर। तो एरिया अपना कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन डी आर, और इसको डिफ्रेंसिएशन करना तो आपको आता ही होगा, पाई इंटू टू आर। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, dA अपॉन डी आर, कब, वेन आर इक्वल्स टू 5, आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, या फिर क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है सो 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, आप आर के जगह पे 5 डाल दो, तो 5, तो यह आ गया आपका 10 पाई सेंटीमीटर, 10 पाई सेंटीमीटर से आपका एरिया बदलेगा, है ना, 10 पाई सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। एक मिनट आंसर मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, 10 पाई, ठीक है, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, इसका यूनिट होगा, और इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा तो आप 10 पाई सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली में क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एक्चुअल बात क्या है, वो चीज़ और मैथ का फीलिंग दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, अब तो इतना अच्छा से ना पहले बता दिया कि दूसरा तो आसानी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो आपका चेंज इन वॉल्यूम दिया गया है ना। चलो सॉल्यूशन में लिखते हैं, आपको क्या दिया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये आपको दिया गया है कितना, 9 सेंटीमीटर, क्या चीज, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आपको दिया गया है, ठीक है। तो हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। ओके देखो क्या हो रहा है इस बार, क्या हो रहा है वो देखो, हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। क्यूब क्या होता है, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है। तो यहां पे क्या कर रहा है, ये जो क्यूब है ना, इसके साइड को, इसके लंबाई साइड मतलब क्या, इसके लंबाई को बढ़ाओगे तो चौड़ाई भी बढ़ेगा, ऊंचाई भी बढ़ेगा, क्योंकि ये तो क्यूब है ना, तो क्यूब का हर एक साइड तो इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस साइड को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो साइड को बढ़ाने से जो हमारा वॉल्यूम में चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर पर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, है ना, जो इसमें जितना चीज हम रख सकते हैं। और तो हमको निकालने के लिए कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज तो आपको तो रेट ऑफ चेंज तो आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे जैसे जैसे इस साइड को बढ़ाएंगे तो इसका जो सरफेस एरिया मतलब क्या, कि जो भी इस साइड का एरिया है, ऊपर का, इधर का वो सब एरिया भी तो चेंज होगा, ठीक है। तो हमको वही निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं पहले इसको प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। तो देखो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है ना, बहुत बढ़िया। पहले दिया क्या हुआ है वो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया गया है, तो हमारा डी भी, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो गया। अब किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है भाई, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो देखो हमको यूनिट को ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, अगर क्यूबिक कोई भी यूनिट का क्यूब है यानी वो एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी यूनिट का स्क्वायर है यानी वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी यूनिट है तो वो एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। चलो तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अब देखो बाई में आपको क्या दिया हुआ है, बाई मतलब सेकेंड, सेकेंड यानी आपको नीचे वाला का यूनिट दिया गया है। नीचे वाला का यूनिट क्या, टाइम, टाइम का ना यूनिट इस सेकेंड होता है, यानी नीचे आपको dt दिया गया है, यानी dv/dt का जो वैल्यू है वो आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है, 9 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलो भाई ये चीज़ आपको दिया गया है, तो चलो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। अब हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू तो समथिंग नहीं दिया हुआ है, तो जब भी समथिंग ना दिया रहे और रेट लिखा रहे तो हमेशा आपको टाइम के रिस्पेक्ट में उस क्वांटिटी का चेंज निकालना रहता है। ठीक है, जब भी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब अगर ना दिया रहे तो आपको बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है ना मोबाइल सब में, तो उसी प्रकार यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको क्या निकालना है, ds बाई dt का वैल्यू आपको निकालना है। सिंपल, क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ds बाई dt का आपको वैल्यू निकालना है ना। सरफेस when the length of an edge is 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हो गई है मुझसे एक गलती क्या हुई है कि यहाँ पे दिया गया है when the length is 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपको विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ पूछ रहा है ना, कि लेंथ के बढ़ने से जब लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा है ना, तो उस वक्त जो आपका सरफेस एरिया में चेंज है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ DL, ओके DL, सॉरी यहाँ पे मैं DL कर देता हूँ। बहुत बढ़िया जी, है ना। चलो तो इसको निकालते हैं फिर। अब देखो ये हो गया अपना dx अपॉन चलो तो कब हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, वेन लेंथ दिया है, जब लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर आपको दिया है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको ये चीज निकालना है ना, तो सरफेस एरिया बराबर हमारा क्या होता है, ये क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया बराबर होता है 6x स्क्वायर होता है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है ना, 2 2 4 2 6, सॉरी इसमें 6 फेस होता है, तो 6x स्क्वायर होता है ना। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया 6x स्क्वायर। तो चलो हम लोग s के जगह पे वो चीज़ डाल देते हैं 6x स्क्वायर और इंटू dt। चलो ये चीज़ आप लोग लिख लिए होगे ना, तो थोड़ा सा जगह कम है तो इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप लोग को आता होगा, इसको हम लोग यहाँ पे dx इंटू dx कर देते हैं, ऐसे करके डिफ्रेंशिएट, और इस dx को इधर ले आते हैं, इस dt को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6x स्क्वायर अपॉन dx इंटू हो गया dx अपॉन dt। हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन आपको सुविधा के लिए, तो ये आपका हो गया 12x इंटू ये हो गया आपका dx अपॉन dt। अब देखो अब क्या कह रहा है, ये जो dx अपॉन dt है इसका अगर वैल्यू हमको अब चाहिए, ठीक है, तो इसका वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो हमको कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी dv बाई dt तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो फिर से हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम अपना क्या होता है, वॉल्यूम होता है अपना एक्स क्यूब, बोलो x अगर क्या, x अगर हम लोग साइड ले ले तो x हमारा क्या है यहाँ पे दर्शा रहा है साइड। ठीक, तो वॉल्यूम, तो इसको फिर से हम चलो यहाँ पे आप डायरेक्ट करते हैं dx क्यूब अपॉन dx और इंटू dx अपॉन dt। जो चीज़ इधर दिया था उसी को हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको यूनिट को बार बार मत लिखो, है ना। इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और इंटू dx अपॉन dt, तो ये आपका हो गया 9। और जब यहाँ से आप dx अपॉन dt का वैल्यू निकालोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 9 अपॉन 3 से 3 3 जा 9, और ये आपका आ गया 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको dx बाई dt का वैल्यू मिल गया कितना 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसको यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो जगह कम होने के कारण मिटा के मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x से x कट गया तो यह आ गया 12 तिहाई 36 अपॉन एक्स। चलो भाई बहुत बढ़िया, हम लोगों ने आप क्या फाइंड कर लिया,
ds अपॉन dt जो हमको करना था, लेकिन कब जब हमारा लेंथ ऑफ साइड साइड ऑफ लेंथ हमारा कितना था, जब x का मान हमारा था 10 सेंटीमीटर। देखो x का मान कितना था, 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल। तो यहाँ पे जब आप 10 डालोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3.6। अगर आप यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट कैसे लिखेंगे, ऊपर हमारा क्या है, सरफेस एरिया, यानी एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और थोड़ा सा कचरा हो गया यहाँ पे, खैर कोई नहीं। अच्छा, नीचे क्या दिया हुआ है, टाइम। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, तो नीचे में लिखेंगे सेकेंड। यानी क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर से हमें क्या पता चला कि ये जो क्यूब है, ये जब इसका साइड था 10 सेंटीमीटर, जब इसका साइड था 10 सेंटीमीटर, तो इसके जो सरफेस एरिया में जो चेंज आ रहा था वो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पर सेकेंड इतना एरिया बढ़ रहा था इसका। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पे ये प्लस है ना तो यानी एरिया बढ़ रहा है, और अगर यहाँ पे कल को अगर माइनस हो जाए ना तो एरिया घट रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आंसर क्या है। चलो अब देखते हैं इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको जल्दी से क्लीन कर देते हैं। ओहो, जल्दी से आ जा भाई, जस्ट अ सेकेंड। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन रोटेट कर लेता हूँ और ये कर लेता हूँ, बढ़िया। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या कहता है। A stone is dropped into a quiet lake and wave is circle at a speed of 4 centimeter per second. At that instant, when the radius of the circle wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed are increasing? How fast the enclosed area are increasing? तो ये सब क्वेश्चन में हमें बहुत मजा आता है भाई। क्या कर रहा है, आप लोग शाम के वक्त जाते होगे नदी किनारे, है ना, वहाँ पे क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, है ना। नदी में क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। तो पत्थर फेंकने से क्या होता है, सर्किल बनने लगता है। जैसे मान लो ये पूरा पानी है, यहाँ पे वो पत्थर टपका ठक, तो क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे, देखो ना कि मतलब ये जो इसका जो वेव जो निकलता है वो धीरे 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 पूरे जो आपका तालाब होता है उसमें ये हो जाता है ना, फैल जाता है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपने एक नदी में एक पत्थर फेंका, ठीक है भाई, फेंका। तो यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। पत्थर फेंका और क्या होता है, वेव मूव इन अ सर्किल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी देखो यहाँ से ये जो है ये क्या हो रहा है, धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो इसका जो स्पीड है वो आपका दिया गया है क्या चीज़, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि दोस्तों देखो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, ये वेव धीरे धीरे ऐसे 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 आगे बढ़ रहा है कि नहीं, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है, यानी क्या, ये वेव किस फॉर्म का है, सर्किल का। तो इस जो धीरे धीरे जो लेंथ इसका बढ़ रहा है, यानी उसका क्या बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। यानी रेडियस बढ़ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dr बाई बेसिकली dt दिया गया है, dr बाई dt हमारा दिया गया क्या, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये चीज आपको समझना है। क्वेश्चन में तो सीधे लिखा है क्या, एट ए स्पीड, यानी आपको स्पीड दिया गया है। तो स्पीड क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो यही एक्चुअली में हम देखें, स्पीड हमारा क्या है, किस dr बाई dt होता है, मतलब dr बाई dt हमारा स्पीड होता है। उम्मीद है आपको थोड़ा सा ये हो रहा है बट आपको समझ में आ रहा होगा, है ना।
डी आर बाई डी टी ही हमारा क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस बढ़ रहा है समय के रिस्पेक्ट में, वही तो अपना वेलोसिटी है। ठीक है, तो आपको डी आर बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से दे दिया। आगे है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्किल वेव इज 10 सेंटीमीटर। जब कह रहा है आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर अगर हो, आर की जो वैल्यू जब 10 सेंटीमीटर मतलब ये रेडियस धीरे धीरे बढ़ के जब यहाँ पे ऐसे कुछ 10 सेंटीमीटर हो गया हो, तो अब यहाँ से जो इसका एरिया जो जिस रेट से अब एरिया जो चेंज होगा वो आपको हमको निकाल के बताओ, यानी आप हमको निकाल के बताओ डी ए अपॉन डी टी वेन आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब देखो हमने dt कैसे लिख दिया, क्वेश्चन में तो कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालो, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल के बताओ। तो दोस्तों मैंने फिर से आपको बताता हूँ कि कभी भी न दिया रहे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो आपको टाइम लेना है। क्या लेना, आपको टाइम लेना है। ठीक है, तो चलो इसी को सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू अपना कितना हो गया, एरिया। तो एरिया बेसिकली एरिया किसका फंक्शन है, हमारा ये जो इनक्लोज्ड एरिया है उसके बारे में बात किया जा रहा है। यानी इनक्लोज्ड मतलब क्या है, सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होगा, अगर रेडियस आर होगा तो पाई आर स्क्वायर। हम लोग किसी भी सर्कल का एरिया ले लिए। ठीक है, तो चलो आपको यही निकालना है ना, तो डी एरिया के जगह पे डाल देंगे पाई आर स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट आसानी से आप लोग कर लोगे। ये आपका हो जाएगा, डायरेक्ट करते क्या, नहीं चलो डायरेक्ट नहीं करते, पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, इसको अपन चैन रूल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, और इसका वैल्यू हम लोग को पता है, क्या पता है, 4। इसका वैल्यू आपका 4, तो 2 पाई आर इंटू 4 यानी हो गया 8 पाई आर। तो हमको डी ए अपॉन डी टी किसी भी रेडियस पर जिस रेट से एरिया चेंज हो रहा है उसका हमको फंक्शन आ गया। तो हमको कहाँ पे पूछा है, व्हेन आर इक्वल्स टू 10, तो आप निकाल दो क्या यहाँ पे 10 डाल दो, 8 लिख दो एट आर इक्वल्स टू 10, 8 पाई इंटू क्या हो जाएगा 10, यानी ये होगा 80 पाई। आई यूनिट कैसे लिखेंगे, तो ऊपर में है एरिया तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है टाइम तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, बस खत्म। यानी कि हमारा जो जब रेडियस इसका 10 था तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ गया 1 सेकेंड में। ले भाई मैंने बता दिया, यानी 80 जब r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर मतलब रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर था तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ा कितने में, 1 सेकेंड में। भाई लो मैंने इसको बता दिया कि क्या है एक्चुअल में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे एक नोट करके लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर x के बढ़ने से y भी बढ़ेगा तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। और x, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और x के बढ़ने से यदि y घटेगा, x के बढ़ने से, चलो यहां पे जो लिखा हुआ है उसको मैं लिख देता हूं, क्या चीज, dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव इफ y बढ़ेगा, y इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, मतलब x के बढ़ने से अगर y बढ़ेगा तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। चलो कैसे होगा वो देखते हैं। तो देखो x के बढ़ने से हमको y बढ़ रहा है तो ई ग्राफ बता रहा है, वैसा कि ई ग्राफ बता रहा है, तो ई ग्राफ बता रहा है कैसे, जैसे देखो यहाँ पे x यहाँ पे था तो y यहाँ पे था, थोड़ा x बढ़ाएं तो y भी हमारा यहाँ से यहाँ बढ़ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन कह रहा है, तो इसमें हमेशा dy बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा आप देखो कैसे पॉजिटिव होगा, देखो dy बाई डी एक्स क्या होता है अपना स्लोप, किसी भी पॉइंट पे स्लोप। अब देखो तब किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप खींचोगे, यहाँ पे आप खींचो, यहाँ पे आप खींचो, यहाँ पे आप खींचो, ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप जब स्लोप खींचोगे
तो देखो आपको एक्यूट एंगल बनता हुआ दिखेगा, मतलब इसका अगर स्लोप निकालना चाहोगे, dy बाई डी एक्स बेसिकली क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। तो इस सारे पॉइंट पे जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो इसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री से कम में ही आता है। हमेशा जो थीटा होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। अब बताओ तो tan थीटा का जो मान होगा 90 डिग्री से कम के लिए वो हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं, उसीलिए कहते हैं dy बाई डी एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या मतलब क्या कहता है, dy बाई डी एक्स इज निगेटिव, ठीक है, निगेटिव इफ y डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, मतलब x के बढ़ने से यदि y घटेगा तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। कैसे, देखो ई कंडीशन को फिलफिल कर रहा है। x जब यहाँ पे था तो y इतना था, x जब यहाँ पे आ गया मतलब इतना बढ़ गया तो x घट गया, x क्या हो गया, घट गया। तो ऐसा अगर कोई भी कंडीशन हो तो जब आप इस फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स निकालोगे तो आपको निगेटिव वैल्यू आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे आप स्लोप खींचो, यहाँ पे आप स्लोप खींचो, यहाँ पे आप स्लोप खींचो, ठीक है। अब हर एक जगह जब आप स्लोप खींचोगे तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल आप देखोगे, यहाँ पे थीटा देखोगे, तो हर एक समय जो थीटा एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो जब आप इसका स्लोप निकालोगे तो क्या करोगे, tan थीटा करोगे ना, तो tan थीटा 90 से 180 डिग्री के बीच क्या होता है, निगेटिव होता है। इसीलिए हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। चलो एग्जाम्पल 4 कहता है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन s इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ a पेरीमीटर एंड b एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत बढ़िया जी, चलो क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। देखो आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लेंथ होता है, ठीक है, L से लेंथ और B से ब्रेथ। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कोई रेक्टेंगल है, उसका जो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेंथ, उसका जो लेंथ होता है ना वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट से घट रहा है, यानी इसका जो लेंथ है लंबाई ये घट रहा है, यानी dl अपॉन dt ये आपको दिया गया है, वही ना दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ को आपको टाइम दिया गया कितना, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये आपको दिया गया है, लेकिन ये तो घट रहा है ना, तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट होगा। अगर बढ़ता तो +3 सेंटीमीटर पर मिनट, लेंथ यहाँ पे देखो घट रहा है तो इसीलिए -3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, और दिया गया आपका विड्थ बढ़ रहा है एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी dB बाई dt बोले तो ये बढ़ रहा है कितना से, 2 सेंटीमीटर पर क्या चीज़ से, पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट से आपको दिया गया है, यानी dB बाई dt आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में आप पूछ रहा है, यानी लेंथ इसका घट रहा है और ब्रेथ बढ़ रहा है। आप लोग को ऐसा चीज एज्यूम होना चाहिए, ये पिक्चर दौड़ना चाहिए माइंड में, एज्यूम होना चाहिए माइंड में कि इसका लेंथ बढ़ रहा है, ब्रेथ घट रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, ब्रेथ घट रहा है। ठीक है, तो पहला आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पहला क्वेश्चन क्या क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पी से पेरीमीटर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर यानी आपको क्या निकालना है, डीपी बाई क्या चीज, कुछ नहीं दिया गया था, बाय डिफॉल्ट dt।
आया समझ में? कुछ नहीं दिया मतलब बाय डिफॉल्ट dt। तो पहले तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, चलो निकालते हैं जी। पहले p क्या है वो हम देख लेते थे। p क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। क्या होता है? 2x, x क्या? लेंथ, 2 इंटू एल, एल प्लस बी पढ़े हैं ना, यानी 2l प्लस 2b होता है ना, यही होता है। चलो तो डाल देते हैं अपना यहाँ पे d इंटू 2l प्लस 2b अपॉन dt। तो इसको आप करोगे तो इसको अलग अलग करोगे तो d इंटू 2l अपॉन dt और प्लस d इंटू 2b अपॉन dt। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 इंटू डी एल अपॉन डी टी और प्लस 2 इंटू डी बी अपॉन डी टी। अब देखो, अब डी एल अपॉन डी टी का तो वैल्यू आपको दिया गया है क्या? -3 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू डी बी अपॉन डी टी का वैल्यू दिया गया है 2। तो आप इसको 6 में से 4 गया -2, तो -2। अब इसका यूनिट कैसे लिखेंगे? तो पी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? बेसिकली लेंथ होता है। पेरीमीटर क्या होता है? हमारा जो परिमिति वो क्या लेंथ होता है। तो इसका तो हम लोग वैल्यू सब डाल रहे हैं सेंटीमीटर में, तो -2 सेंटीमीटर और टी मतलब टाइम, ये सब किस में मैनेज हो रहा है? तो मिनट में। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा हो रहा है किसी रेक्टेंगल के साथ कि उसका लेंथ -3 सेंटीमीटर से घट रहा है और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर होगा वो हर एक समय, वो देखो वो लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो लेंथ एंड ब्रेथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सीधे किसी भी समय अगर इस रेट से लेंथ ब्रेथ चेंज हो रहा है तो उसका जो पेरीमीटर में जो चेंज है वो मतलब इसका जो उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो हर मिनट 2 सेंटीमीटर से घट जाएगा। आपको ऐसे विजुअलाइज करना है, ऐसे चीजों को समझना है, ठीक है ना। चलो, तो ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? देखो सेकेंड पार्ट क्या कहता है। आपको सेकेंड पार्ट कहता है द एरिया ए ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय, सॉरी, तो आपको सेकेंड कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको बी में कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है। यानी आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू भाई किसमें? नहीं कुछ दिया गया तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या जानते हैं? टाइम। चलो भाई बढ़िया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एल इंटू बी होता है, ठीक है। तो जल्दी से आप डाल देंगे एल इंटू बी और इसको डिफ्रेंशिएट करना हम लोग को अच्छी तरह से आता है ना। तो ये हो जाएगा एल इंटू डी बी अपॉन डी टी प्लस क्या चीज? बी इंटू डी एल अपॉन डी टी। चलो डी बी अपॉन डी टी का वैल्यू डाल देते हैं, कितना है? डी बी अपॉन डी टी 2L और प्लस B का वैल्यू -3, तो ये होगा -3 भाई -3B। चलो, तो हमको अब निकल गया DA बाई DT, इस रूप में अब निकल गया। चलो, यानी जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एरिया है वो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और ब्रेथ पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो कब कह रहा है? जब कह रहा है लेंथ की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर हो और जब ब्रेथ की जो वैल्यू हो वो 6 सेंटीमीटर हो, उस वक्त किस रेट से एरिया चेंज होगा वो मुझे बताओ। तो आप लोग यहाँ पे 2 इंटू 10 डाल दोगे और -3 इंटू बी का वैल्यू क्या डाल दोगे? 6। तो ये हो जाएगा 20 -18, तो ये हो जाएगा 2। अब यूनिट कैसे लिखेंगे? तो डी अपॉन डी टी। ए मतलब एरिया, यानी सेंटीमीटर में चीज डील हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या होगा? टाइम। टाइम इसमें किस में डील होता है? मिनट में। यानी कि किसी रेक्टेंगल का जब लेंथ 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर था और यदि लेंथ इस रेट से और ब्रेथ इस रेट से घट रहा था तो उसका जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा था। ये इसका मतलब और ये इसका सॉल्यूशन है। आया समझ में? बस चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन समझना है, बनाना है, तब मजा आएगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिए, आंसर ले आए और अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए। अरे मतलब क्या हुआ आंसर का? आंसर आप निकाले वो क्या चीज का वैल्यू है भाई, ये तो समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल कॉस्ट CX रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन X यूनिट
एन आइटम इज गिवन बाय फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, जो थोड़ा सा हटके है। हटके कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बट इसका जो बात जो है वो हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं। क्या कर रहा है, देखो टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स। चलो देखो भाई, कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है ना, एक मिनट इसको पहले पूरा मैं लिख देता हूँ, 005x क्यूब माइनस 0.002, ठीक है। चलो कोई भी कंपनी है ना, डाबर हो गया, पतंजलि हो गया, चाहे कोई भी कंपनी हो गया जो कोई चीज़ का मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। मान लो पतंजलि कंपनी है जो टूथपेस्ट का मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो एक्स जो है वो यूनिट, यानी एक टूथपेस्ट का अगर मैन्युफैक्चर किया तो कुल लागत जो है सी में, इस कॉस्ट, सी मतलब कॉस्ट, एक डाल दोगे तो कुल एक टूथपेस्ट खर्च बनाने में कितना खर्च लगा वो आपको इस चीज़ से दे रहा है, ठीक है। इस चीज़ से आपको, इस फंक्शन से वो चीज़ मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा जब 3 जो यूनिट है वो हमारा बन जाएगा, मतलब 3 टूथपेस्ट अगर बन जाएगा तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है वो सुनो। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट होता है जैसे कोई भी कॉस्ट था उसका, और ठीक अगला यूनिट बनाने में उसको किस रेट से बढ़ा भाई, उसका जो कॉस्ट है, जैसे जैसे समय बढ़ता है तैसे तैसे उसमें जो लगता है चीज़ सब, लेबर कॉस्ट, उसका जो कच्चा माल होता है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है ना। तो ऐसा ही जैसे मान लो आज कोई चीज़ बन रहा है 3 रुपया में, ठीक इसके अगले दिन या ठीक इसके अगले सेकेंड क्या बढ़ रहा है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट मतलब आप सीधे समझो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, मतलब किस रेट से कॉस्ट चेंज हो रहा है प्रत्येक प्रोडक्शन पे, बस आप इतना समझो। चलो यानी आपको निकालना क्या है, बेसिकली देख लो DC अपॉन आपको निकालना है DX, मतलब मार्जिनल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में क्या चेंज हो रहा है DX, मतलब प्रत्येक यूनिट के प्रोडक्शन में, वही हमारा होता है मार्जिनल कॉस्ट, आगे लिख भी दिया है, ठीक है। तो आपको DC/DX निकालना है, तो भाई कोई बड़ी बात है क्या, DC/DX तो हम लोग आराम से निकाल देंगे, ठीक है। और एट क्या, एट x = 3 पे, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इस चीज़ को आप आसानी से कर लेना क्यों, ताकि वीडियो का लेंथ लंबा ना हो, आप लोग को ही सुविधा हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6, क्या कर रहा है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन बाय इतना, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x = 5 एंड द मार्जिनल रेवेन्यू मीन द रेट ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट एन इंस्टेंट। कोई नहीं भाई, एग्जाम्पल जो 6 है ना वो एग्जाम्पल 5 का ही भाई है। ये पतंजलि कंपनी है, टूथपेस्ट बनाया तो ऐसे ऐसे इसको कॉस्ट आया, और भाई बनाया तो घर में रखने के लिए नहीं, बेचने के लिए, ठीक है। तो अभी गया मार्केट में बेचने, तो देखो जैसे जैसे मान लो बहुत सारा सामान आप बना लिया, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगा, क्या समय बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें महंगी होती जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, रेट जो खर्च इसको लग रहा है 100, और यहाँ पे अब क्या है कि कोई ये प्रोडक्ट बनाया है उसका जो रेवेन्यू हो रहा है, रेवेन्यू मतलब जो उसको फायदा हो रहा है वो आपको दिया गया है, क्या चीज़, RX, R मतलब रेवेन्यू, फायदा, ठीक है। 3x² + 36x + 5, x यहाँ पे फिर से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x के जगह पे अगर 1 डालोगे तो एक प्रोडक्ट में, एक यूनिट में कितना फायदा हो रहा है वो आपको यहाँ से दिएगा, मिलेगा, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू, किस रेट से रेवेन्यू चेंज हो रहा है, वही मार्जिनल कॉस्ट मतलब किस रेट से कॉस्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब किस रेट से, मार्जिनल का मतलब किस रेट से, बस भाई हो गया। तो मार्जिनल आपको रेवेन्यू निकालना है, यानी आपको DR निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो DX के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप लोग कर लोगे, ठीक है। ये आपको मैं इसको भी आप पे खुद छोड़ता हूँ, ठीक है, ये भी आप लोग इजीली कर लोगे, या फिर मैं खुद कर देता हूँ। तो 3 × 2x + 36 हो जाएगा, है ना। एट कितना पे, एट x = कितना पे बोल रहा है, 5 पे। तो यहाँ पे आप डाल दोगे 3 × 2 × x के जगह पे 5 + 36, 10 × 30, ये हो गया आपका 66। चलो इसका यूनिट की भी बात कर लेते हैं। तो ये R मतलब रेवेन्यू, ठीक है।
तो रेवेन्यू मतलब कुछ पैसा है ना भाई, तो पैसा है तो भाई यहाँ पे हो जाएगा रुपया, 66 रुपीज़ और 66 रुपीज़ और नीचे क्या है एक्स, मतलब ये तो इकाई है, इकाई में एक सामान, दो सामान, तीन सामान, तो उसका कुछ यूनिट थोड़ी ना होता है, तो नीचे कुछ नहीं होगा, 66 रुपीज़ हो गया। यानी इसका क्या मतलब हुआ, वो मैं आपको समझाता हूँ कि जब 5 प्रोडक्ट बिक चुका था और ठीक, तो अगला अब जो बिकेगा ना, मतलब 5 बिकने के बाद अगला जो यूनिट बिकेगा उस पर 66 रुपया फायदा होगा। मतलब जितना फायदा हो रहा था उसमें से 66 रुपया बढ़ जाएगा भाई, 66 रुपया रेट ऑफ चेंज, मतलब जितना फायदा हो रहा था, जितना रेवेन्यू हो रहा था उसमें मार्जिनल मतलब कितना बढ़ गया, तो 66 रुपया बढ़ गया भाई। आया समझ में, 66 रुपया मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, तो ऑल अबाउट दिस, तो इससे आपको खूब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना सारा एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग एक्सरसाइज 6.1 और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बना सकते हो, ठीक है ना, और लाइफ को बेहतर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ओके बाय।